गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक राजनीतिक विकास की प्रमुख विशेषताएं, राजनीतिक विकास के प्रमुख लक्षण ल्यूशियन पाई के अनुसार। इससे पूर्व अपन ने क्लास में राजनीतिक विकास का अर्थ और उसकी परिभाषा देखने का प्रयास किया और ये स्पष्ट किया कि जिस प्रकार राजनीतिक संस्थान बदलते हैं, पॉलिटिकल सेटअप बदलता है, उसी के अनुसार राजनीतिक मूल्य भी बदल जाते हैं। हर व्यवस्था अपने अनुसार अब कार्य करती है, तो संस्थान के बदलने से मूल्यों में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। व्यवस्था में, संस्थान में जो क्रमिक स्तर है परिवर्तन के, उसको मापने का कार्य किसके द्वारा? राजनीतिक विकास के द्वारा हमारे विषय के विद्वानों ने यह प्रयास किया कि इनके क्रमिक विकास का स्तर मापने का क्या तरीका होगा, क्या मापदंड होंगे। इसको उन्होंने राजनीतिक विकास के माध्यम से बताने का प्रयास किया। और डेविस और लेविस, माइनर वीनर, ल्यूशियन पाई, आमंड, डेविड एप्टर ये राजनीतिक विकास को बताने का प्रयास कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीकों से। सभी विचारकों ने इस राजनीतिक विकास को अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया। कोई लोकतंत्र की प्रक्रिया के साथ जोड़ता है, कोई आधुनिकीकरण के साथ जोड़ रहा है, कोई राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ रहा है, कोई जन सहभागिता के साथ जोड़ रहा है, कोई औद्योगिकरण के साथ जोड़ रहा है, कोई शांतिपूर्ण परिवर्तन के साथ जोड़ रहा है, कोई स्थायित्व की बात कर रहा है। ल्यूशियन पाई ने राजनीतिक विकास की मान्यताओं का अध्ययन किया, उनका विश्लेषण किया और यह कहा कि ये सारी की सारी मान्यताएं एक पक्षीय हैं। एक पक्षीय होने के कारण ये सारी मान्यताएं अधूरी हैं। तो एक पक्षीय और अधूरी मान्यताओं को राजनीतिक विकास की पूरी परिभाषा नहीं दी जा सकती है। इसलिए ल्यूशियन पाई ने 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया जो राजनीतिक विकास की बात करते हैं। इसमें ल्यूशियन पाई के साथ अपन हंटिंगटन की भी बात करी थी और हंटिंगटन कहता है कि हर विकास नहीं होता। विकास कभी कभी ह्रास भी दिखाई देता है, डिक्लाइन भी दिखाई देता है, डिके भी दिखाई देता है, पतन भी दिखाई देता है। अपन केवल ल्यूशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के जो लक्षण है उस पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, ल्यूशियन पाई के अनुसार समानता, इक्वलिटी। दूसरा उसने बताया क्षमता और तीसरा बताया उसने पृथक्करण और विशिष्टीकरण। अब नंबर 1 जो समानता की बात कर रहा है कि जिस व्यवस्था में समानता दिखाई देती है, और किस रूप में समानता? राजनीति में समान और लोकप्रिय भागीदारी था। किसकी भागीदारी था? नागरिकों की, जनता की। दूसरा, समानता में सक्रिय नागरिकता और लोकप्रिय शासन ये मिलकर राजनीतिक व्यवस्था के कार्य बनते हैं। इसमें सभी नागरिकों और कानूनों को समान और वस्तुनिष्ठ रूप में लागू करने की धारणा भी शामिल है। एक समान कानून का शासन, इसके अंतर्गत योग्यता और कार्य कुशलता के आधार पर राजनीतिक भर्ती की धारणा भी शामिल है, न कि थोपी हुई परिस्थितियों के आधार पर। यानी जो समानता की बात है, इक्वलिटी की बात है, राजनीति में सभी व्यक्तियों की समान भागीदारिता और सक्रिय नागरिकता और लोकप्रिय शासन, ये सब मिलकर राजनीतिक विकास के स्तर को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कानून का शासन एक समान और इसमें योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर सभी भर्तियां, जो अपॉइंटमेंट है, वो किए जाते हैं। तो ल्यूशियन पाई कह रहा है कि जिस संस्थान में
जिस पॉलिटिकल सिस्टम में व्यवस्था में ये समानता की बात दिखाई देती है, वह व्यवस्था, वह संस्थान, वह सिस्टम राजनीतिक विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है, वहाँ पे राजनीतिक विकास देखा जा सकता है। दूसरी विशेषता या लक्षण राजनीतिक विकास का जो ल्यूशियन पाई ने बताया है वह है क्षमता। इसका डायरेक्ट संबंध, इसका संबंध जो है राजनीतिक व्यवस्था के निकासों के माध्यम से समाज के सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करने के सामर्थ्य से है। हम किसकी क्षमता की बात कर रहे हैं? व्यवस्था की क्षमता की बात कर रहे हैं। हम किसके सामर्थ्य की बात कर रहे हैं? उस पॉलिटिकल सिस्टम के सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। यानी व्यवस्था इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए। जब अपन ने ईस्टर्न पढ़ा था तो ईस्टर्न में 2 चीज़ पढ़ती, इनपुट और आउटपुट। व्यवस्था से, सामाजिक व्यवस्था से मांग जाती है राजनीतिक व्यवस्था में, और राजनीतिक व्यवस्था उन मांगों पर विचार करती, नीतियाँ बनती है और निकासों, निर्गत आउटपुट के माध्यम से वो समाज में वापस आती है। तो व्यवस्था इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि वह जो भी नीतियां हैं उनको प्रभावशाली ढंग से लागू कर सकते और कुशलता पूर्वक प्रशासन में विवेकपूर्णता और दिशा निर्देश के आधार पर कार्य कर सके। तो ये है राजनीतिक विकास की अवधारणा का प्रमुख बिंदु। किसकी क्षमता? व्यवस्था की। अनेक समाज से, व्यवस्था से मांग जाती, डिमांड जाती है। अपन लोग सरकार डिमांड करते हैं, उचित मांगों को सरकार के द्वारा, संस्थान के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा स्वीकार किया जाता है और अनुचित मांगों को अस्वीकार कर लिया जाता है। तो व्यवस्था इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी सामर्थ्यवान होनी चाहिए, उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह व्यवस्था, कौन सी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने में सक्षम हो। ये राजनीतिक विकास का प्रमुख आधार है। तो किसकी समानता और किसकी क्षमता की बात कर रहे हैं हम? व्यवस्था की, पॉलिटिकल सिस्टम की, संस्थान की। कि व्यवस्था के द्वारा हर कार्य समानता को ध्यान में रखकर किया जाए और हर व्यवस्था में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उचित मांगों को स्वीकार करे, निकासों के माध्यम से, आउटपुट के माध्यम से वो व्यवस्था को प्रभावित कर सके। तीसरा, पृथक्करण और विशिष्टीकरण। क्योंकि कार्यालय जो होते हैं, ऑफिसेज जो होते हैं, जो एजेंसियां होती हैं, उनके अपने अलग विशिष्ट और एक निश्चित कार्य होते हैं और सरकार के क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न भूमिकाओं का बढ़ता हुआ कार्यात्मक विशिष्टीकरण भी होता है। इसमें जटिल संरचनाएं और प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं और अंतिम पहलू बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्पष्ट करता है कि पृथक्करण का अर्थ विभाजीकरण नहीं है, इसका अर्थ है एकीकरण की भावना पर आधारित विशिष्टीकरण। क्या सेंटेंस बताया? पृथक्करण का अर्थ विभाजीकरण नहीं है, इसका अर्थ है एकीकरण की भावना पर आधारित विशिष्टीकरण। यानी जो व्यवस्था के, प्रशासन के एजेंसियां हैं, जो कार्यालय हैं, वो आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, लेकिन सबका अपना अपना कार्य है। तो कार्यों का विभाजन भी हो गया और कार्यों का विशिष्टीकरण भी हो गया। यानी एक दूसरे के कार्यों में बिना किसी हस्तक्षेप के हर एजेंसी, हर कार्यालय अपना एक निश्चित कार्य करेगा। ये कार्यात्मक विभाजन हुआ। जिस व्यवस्था में कार्यात्मक विभाजन देखा जाता है वहाँ पर विशेषीकरण और पृथक्करण की व्यवस्था देखी जाती है और यही राजनीतिक विकास का प्रमुख आधार है। तो हमने क्या 3 चीज़ें देखी? समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण। ये 3 चीज़ें जिस व्यवस्था में देखने को मिलेंगी वहाँ पर राजनीतिक विकास का स्तर अपनी चरम अवस्था में पहुँचने का प्रयास कर रहा है। ल्यूशियन पाई कह रहा है कि इन तीनों पहलुओं में समानता के लिए मांगों, क्षमता की आवश्यकता
और अधिक पृथक्करण की प्रक्रिया में तीव्र तनाव हो सकता है, स्ट्रेस आ सकता है। मांग अधिक है लेकिन व्यवस्था में इतनी क्षमता नहीं है। कार्य अधिक है लेकिन एजेंसियां नहीं हैं, और इस कारण इनके आधार पर राजनीतिक विकास के भिन्न भिन्न मॉडल होते हैं। यानी व्यवस्था में कहीं पर समानता दिखाई दे रही है तो क्षमता नहीं है, कहीं क्षमता है तो विभिन्नीकरण नहीं है। लेकिन फिर भी ये तीनों कारक, जो 3 फैक्टर्स बताए, समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण, मिलकर राजनीतिक विकास की प्रकृति और स्तर के विश्लेषण के लिए स्वीकृत कारक बनते हैं। यदि किसी को राजनीतिक विकास का विश्लेषण करना है किसी संस्थान का, तो इन 3 प्रमुख कारकों को देखना पड़ेगा, जो फैक्टर्स है प्रमुख: समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण। इसका अर्थ यह भी है कि विकास ना तो स्पष्ट रूप से एक सीधा साधा विकास होता है, न ही तीव्र और विलक्षण स्थितियों के द्वारा संचालित होता है, बल्कि यह एक सीमा तक समस्याओं के द्वारा संचालित होता है, जो अलग अलग भी उभर सकती हैं और एक साथ भी आ सकती हैं। अंतिम विश्लेषण में विकास की समस्याएं, राजनीतिक संस्कृति, संरचनाएं और जो साधारण प्रक्रिया के संबंधों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। तो क्या निष्कर्ष हुआ कि बहुत सारे कारक हैं राजनीतिक विकास को मापने के, लेकिन ये 3 प्रमुख कारक हैं: समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण। यदि हमें किसी व्यवस्था के, किसी संस्थान के राजनीतिक विकास की प्रकृति को देखना है और उसके स्तर के विश्लेषण को देखना है, तो इन 3 कारकों को स्वीकार करना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा इस व्यवस्था में समानता की स्थिति क्या है, ये व्यवस्था कितनी कैपेबल है, सामर्थ्यवान है, और इस व्यवस्था में कार्यात्मक विभाजन किस प्रकार का है। इन 3 चीज़ों के आधार पर हम किसी भी व्यवस्था की राजनीतिक विकास की प्रकृति को देख सकते हैं, राजनीतिक विकास के स्तर के विश्लेषण को समझ सकते हैं, और उसके आधार पर हम उस व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।